हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। जी हाँ बच्चों, एज यू कैन सी जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जहां तक बात है एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और ये ना केवल आपके इस लेवल पे काम आएगा बल्कि जब आप हायर लेवल स्टडीज में जाते हैं तो वहां भी ये बहुत ज्यादा काम में आता है। ठीक है, देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ी है ना, हम लोग क्यों इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पढ़ते हैं, तो सर रीजन समझिए। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर वो होते हैं क्रेडिट पे, है ना। उधार के बिना तो इंडिया में माल बिकता ही नहीं ना, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। अब ये जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो देखिए सेलर ये चाहेगा कि यार मुझे कोई सिक्योरिटी तो मिले। कल को अगर बायर ने मना कर दिया पैसे देने से तो मैं कैसे इससे पैसा रिकवर करूंगा, कुछ एविडेंस तो मेरे पास होना चाहिए ना, है ना। तो यहां पर आप समझिए जो सेलर है वो अपनी सेफ्टी के लिए एक अंडर रिटर्न जो है वो कहीं ना कहीं बायर से लेता है। किस तरह का अंडर रिटर्न, आप समझिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा जिसका नाम होता है ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दो पार्टीज ले लें, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, है ना। मिस्टर एक्स जो है वो सेलर है, मिस्टर वाई जो है वो परचेजर है। तो मिस्टर एक्स ये चाहेगा कि यार मुझे कुछ सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए ना, जबकि मिस्टर वाई तो ऐसा कुछ चाहेगा नहीं, लेकिन मिस्टर एक्स अगर चाहेगा तो मिस्टर वाई को उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो हमारे एग्जांपल में अगर मैं चलूं तो जैसा कि मैंने आपको बोला हम लोग दो पार्टीज मान के चलते हैं भाई, एक एक्स है और एक वाई है। सर एक्स तो कौन है, सर एक्स तो है सेलर, ठीक है। वाई कौन है, परचेजर, ठीक है। तो होगा क्या, ये मिस्टर एक्स जो है ये इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं बेटा, है ना। इस तरीके का ये एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसपे एक स्टैंप लगा होता है, जिसको हम लोग रेवेन्यू टिकट बोलते हैं वैसे, है ना। तो स्टैंप लगा होता है और यहां पर आपके पास कौन कौन चीज देखने को मिलेंगे, अभी हम इसके फीचर्स भी पढ़ेंगे। यहां पर प्लेस होता है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर एक्सेप्टर के यानी कि मिस्टर वाई के साइन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मिस्टर एक्स वगैरह का डिटेल होता है और यहाँ पूरा लिखा होता है कि कितना अमाउंट है ना, कैसे कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा। तो नॉर्मल लैंग्वेज आप मान के चलिए, जैसे अपन स्टाम्प पे लिखवा लेते हैं ना चीजें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अगर 1 लाख रुपीस दिया है तो मैं क्या करूंगा, स्टाम्प पे बोलूंगा भाई लिख के दे, तो आप स्टाम्प पे लिख के देंगे पूरा कंप्लीट, है ना। फिर हम लोग वो नोटरी से अटेस्टेड करवाएंगे उसको, एक एडवोकेट होता है उसी को हम नोटरी बोलते हैं, तो वो अटेस्टेड करेगा और वो एविडेंस होता है कि हाँ भाई आपने मुझसे पैसा लिया है। तो अगर आप मेरे को टाइम पे पैसा नहीं दोगे तो क्या होगा, सर अगर आप मुझे टाइम पे पैसा नहीं देंगे तो मैं आपके अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूं। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। हाँ सर, बिल्कुल यही चीज यहां पे होती है बेटा। एक्स और वाई दो पार्टी हैं, सेलर और परचेजर। एक्स इस तरीके का एक बिल पूरा ड्रॉ करवाता है, वाई के पास भेजता है। वाई कहेगा ठीक है सर लाइए मैं मेरा सिग्नेचर करके देता हूं और जो आपने लिखा है बिल्कुल ठीक है। तो वाई उस बिल को सिग्नेचर करके दे देता है। देखिए इससे क्या होगा, इससे जो एक्स की कंडीशन है वो थोड़ी बेटर होगी। अब एक्स की कंडीशन बेटर कैसे हो गई, सर एक्स की कंडीशन बेटर इसलिए हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स के पास अब क्या है, एक रिटर्न एविडेंस है। वो रिटर्न एविडेंस जिसपे साइन है, किसका साइन है सर, उसपे बेसिकली साइन किसका है, जिसको पैसा देना है यानी कि मिस्टर वाई का, उसके ऊपर साइन आपको नजर आएगा, ठीक है। तो अगर मिस्टर वाई टाइम पे पैसा नहीं देंगे तो एक्स कोर्ट में उनके अगेंस्ट में केस को फाइल करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक्चुअल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो कैरेक्टर है ये हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो अब यहां समझिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब हम बात करते हैं तो कितनी पार्टीज इसके अंदर सर इन्वॉल्व होती हैं, है ना। देखिए बेटा इसके अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एज यू कैन सी देयर आर 3 पार्टी। नंबर 1 एक तो होता है आपका ड्रॉवर। ड्रॉवर वो पर्सन जो बिल को ड्रॉ करता है। हमारा एग्जांपल मिस्टर एक्स यानी कि सेलर ऑफ द गुड्स, इसको आप क्रेडिटर भी बोल सकते हैं ना क्योंकि इसको पैसा लेना है। सेलर ऑफ द गुड्स बोल सकते हैं, क्रेडिटर बोल सकते हैं, अब इसको ड्रॉवर बोल सकते हैं ना। तो ड्रॉवर कौन होता है बेटा, ड्रॉवर वो पर्सन होता है जो बिल को ड्रॉ करता है, जो बिल को बनवाता है, ठीक है। वो तो होता है ड्रॉवर। तो इसमें लिखा हुआ है द पर्सन हु इशू द बिल। नंबर 2 है बेटा आपका ड्रॉई। ड्रॉई का मतलब एक्सेप्टर ऑफ द बिल, जो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ सर मुझे आपको पैसे देने हैं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, साइन करके देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एक्सेप्टर होता है बेटा वो होता है हमारे पास ड्रॉई, ठीक है। तो जो बिल को एक्सेप्ट करता है साइन करके वापस वो मिस्टर एक्स को दे देगा। तो हमारे केस में एक्स तो कौन है, ड्रॉवर,
वाई कौन है? वाई है आपका ड्रॉई, ठीक है बेटा। एक्स बिल को ड्रॉ करेगा, वाई को देगा, वाई सिग्नेचर करके वापस वो बिल एक्स को दे देगा, ठीक है। और थर्ड पार्टी सर कौन सी होती है इसमें? एज यू कैन सी, पेई। पेई कौन होता है सर? पेई होता है फाइनली जिसे उस बिल का पैसा मिलने वाला है। अच्छा सर, बिल का पैसा तो एक्स को ही मिलने वाला था। हाँ, मैंने अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तो यही है कि जिस दिन ड्यू डेट होगी, जब भी कमिटमेंट था पैसे देने का, तो वाई किसको पैसे देगा? एक्स को ही देगा। तो हमारे एग्जाम्पल में तो यही है। लेकिन हम जब आगे बढ़ेंगे बेटा तो ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें देयर आर 4 डिफरेंट केसेस, 4 अलग अलग केसेस होते हैं। और आपके पास ये जो पैसा है फाइनली इसका पेमेंट जो है वो किसी और पर्सन को भी मिल सकता है। तो फाइनली पेई कौन सर? पेई वो पर्सन हु विल गेट द फाइनल पेमेंट ऑफ द बिल, यानी कि ड्यू डेट पर जिस बंदे को पैसा मिलेगा वो होता है हमारा पेई। नॉर्मल केसेस में मिस्टर एक्स ही होगा, लेकिन कुछ केसेस और भी होते हैं, वहां पर पेई कोई और भी हो सकता है। वो कोई और आपका बैंक भी हो सकता है, वो आपका क्रेडिटर यानी कि मिस्टर एक्स का क्रेडिटर भी हो सकता है ना। तो अलग अलग सीन वहां पर है। देखिए इसमें लिखा हुआ है द पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड। देखिए अब अगर हम आगे चले तो मैं पहले एक काम करता हूं, मैं आपको इसका देखिए एक फॉर्मेट दिखाता हूं। ये इसका फॉर्मेट आप देखिए, तो सैंपल फॉर्मेट देखिए, सबसे ऊपर आप देखें तो हमारे पास यहां पर अमाउंट मेंशन है विच इज 2 लाख, स्टैंप रेवेन्यू टिकट जो इंडिया में लगता है, प्लेस होता है और डेट होता है। और देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक ऑर्डर होता है। मिस्टर एक्स बोलता है कि मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूं कि तू पेमेंट या तो मुझे देगा या मैं जिस बंदे को बोलूंगा उसको तू पेमेंट दे देगा। तो देखिए ऑर्डर लिखा हुआ है इसमें, जैसे कि 60 days आफ्टर द डेट पे मिस्टर एबीसी अ सम ऑफ 2 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का वैल्यू रिसीव यहां पर लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए का। इसमें देखिए और भी लिखा जाता है, वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा हुआ ना बेटा पे टू मिस्टर एबीसी, तो यहां पर पे टू मिस्टर एबीसी भी होता है, या फिर लिखा होता है और एज पर माय ऑर्डर, है ना। तो या तो एबीसी मेसर्स को करेगा या फिर उसके ऑर्डर के हिसाब से किसी और पर्सन को बिल का पेमेंट करेगा। कौन? मिस्टर वाई। फिर नीचे देखिए आपके पास सिग्नेचर्स होते हैं बेटा, एक्सेप्टर के भी यहाँ पे देखिए सिग्नेचर होते हैं, बेसिकली जिसने क्या करा है, बिल को एक्सेप्ट करा है। तो इस तरीके के एक बिल आपको देखने को मिलेगा। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें, इंडिया में हमारा चलता है बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चलता है, और वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारे के सारे प्रोविजंस आपको दिए हुए हैं। उस एक्ट का पूरा नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जी हाँ, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही सारा काम यहाँ पे किया जाता है। तो अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन देखिए रीड करके, तो उसमें लिखा हुआ है एज पर द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 the bills of exchange is an instrument in writing contain unconditionally order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ये डेफिनेशन देखो वहां पे दी हुई है। तो आपके समझने की बात ये होती है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली होता क्या है। बेसिकली देयर आर 2 पर्सन, अ ड्रॉअर एंड अ ड्रॉई। तीसरा पर्सन भी हो सकता है, वैसे पे कंडीशनल बेस होता है। ये एक तरह का सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा, जो क्या होता है, जो एक तरह का जो आपका सेलर है उसको श्योरिटी देता है, उसको एक तरह की, मैं गारंटी तो नहीं बोल सकता पर ठीक है, एक अच्छा एविडेंस वो सेलर को प्रोवाइड करता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, है ना, यहाँ क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी वैलिड व्हेन फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो क्या क्या होना चाहिए, देखो बेटा, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन द राइटिंग, लिखा हुआ होना चाहिए पेन से। मैं आपको बता दूं पेंसिल से नहीं चलेगा, क्योंकि रिटर्न एविडेंस ही होगा ना। वाई ने कहा अरे यार कमिटमेंट कर रहा हूँ, प्रॉमिस दे रहा हूँ, इतनी सी बात नहीं मान रहा था। एक्स कहेगा भैया प्रॉमिस को आप घर पे रखो, बिल पे साइन करो और मस्त रहो, है ना। प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं चलेगा आपका, आप तो मेरे को लिख के दो, ठीक है। तो इट मस्ट बी इन द राइटिंग। नंबर 2, इट मस्ट बी साइन बाय द ड्रॉवर। इस पर ड्रॉवर का साइन होता है, हालांकि ड्रॉवर ड्रॉई दोनों का साइन होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का ऑर्डर देता है कि मैं तेरे को बोल रहा हूं या तो मुझे देना या मैं जिस पर्सन को ऑर्डर दे दूं उस पर्सन को दे देना, ठीक है। एन ऑर्डर टू पे विच इज एक्सप्रेस एंड अनकंडीशनल, ठीक है। अनकंडीशनल होता है, उसमें ऐसा नहीं कि बरसात होगी तो पेमेंट देना या एक्स की वाई की बेटी से शादी होगी तो पेमेंट देना, ऐसा कुछ भी नहीं भैया। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन उसमें एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। ड्रॉअर ड्रॉई एंड पे मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट इंडिविजुअल, ठीक है। हमें पता होना चाहिए ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है और पेमेंट किसे मिलने वाला है।
द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड मस्ट बी सर्टन, लिखा होना चाहिए कि भाई 1 लाख रुपीज देंगे या 2 लाख रुपीज देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई ने बोला कि सर एक काम करो, लिखो आप तो मैं आपको 1 लाख रुपए या जितना मेरा मन करेगा उतना पैसा दे दूंगा। भाई तेरा मन नहीं किया तो तेने मना कर दिया तो उस दिन के भाई मेरा तो कोई मन नहीं है पैसे देने का, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे बीच में अटकाने का काम नहीं होना चाहिए, सर्टेन अमाउंट वहां पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। द पेमेंट मस्ट बी इन द लीगल टेंडर मनी इन इंडिया। देखिए लीगल टेंडर मनी जैसे इंडिया में जो करेंसी चलती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कुछ साल पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोट बंद हो गए थे, है ना। तो मिस्टर वाई ले आया 2-2 हजार के पुराने नोट निकाल के, ले भैया मैं तो यही दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा, पैसा वही होगा जो इंडिया में लीगल टेंडर होगा, है ना, जो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, पुराने नोट नहीं चलेंगे। द मनी मस्ट बी पेबल टू अ डेफिनेट पर्सन और अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। तो जैसे वाई है वो या तो एक्स को पे करेगा या उसके ऑर्डर के हिसाब से किसी अदर पर्सन को पे करेगा। एंड इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प, उस पर स्टैम्प लगा होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये देखिए हम लोगों ने बात करी कि इसके कुछ जो फीचर्स हैं वो फीचर्स किस तरीके से हमारे सामने आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमें मेन तो करनी है अकाउंटिंग, तो हमें देखना होगा कि अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है। चलिए बच्चों तो मैं आपको बताता हूं इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। देखिए सबसे पहले तो अगर आपका ट्रांसफर ऑफ गुड्स है ना, यानी कि आपने गुड्स क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक दूसरे से आपने लोन भी लिया तो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख सकते हैं, है ना, पर अगर ट्रांसफर ऑफ गुड्स है तो वो लिखेंगे। देखिए एक बुक तो किसकी, एक्स की। एक्स कौन है सर, एक्स है हमारा क्रेडिटर, ठीक है बेटा। और एक हम बुक किसकी लेंगे सर, वाई की। वाई कौन है, वाई है यहां पे डेटर। और अगर मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में बात करूं तो एक्स तो कौन होगा, एक्स तो होगा ड्रॉवर, और वाई कौन होगा, वाई होगा बेटा ड्रॉई, ठीक है। ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लेने की आपको जरूरत नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी बात है यार। आपने देखा होगा कि कभी अगर हम किसी को लोन देते हैं, हम किसी से लोन लेते हैं तो भाई कुछ रिटर्न एविडेंस तो देना पड़ेगा ना आपको कि हाँ भाई हम इतने टाइम बाद इस इंटरेस्ट रेट से इतना अमाउंट आपको टोटल पे ऑफ कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल वैसे ही बनता है। वैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताऊं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्चुअल कल्चर तो इंडिया में नहीं है, मैं आपको बताता हूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्चुअल कल्चर इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। इंडिया में दूसरा वर्ड चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं हुंडीज। जी हाँ, हुंडी चलती है बेटा आपके पास। तो इंडिया में जो कल्चर है वो हुंडीज का है, यानी कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है इंडिया में हुंडी के नाम से बनता है। पर जो डिटेल चीजें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप पढ़ेंगे वो इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। चलिए फिर भी जो है वो तो पढ़ना ही है। अब देखिए जैसे सबसे पहले हमें बात करनी है कि अगर ट्रांसफर ऑफ गुड्स हुआ तो एक्स की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे और वाई की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए एक्स ने गुड्स बेचा है किसको, वाई को। एक्स क्या एंट्री करेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री तो कौन करेगा सर, ये तो एक्स करेगा। वाई ने गुड्स खरीदा है, हाँ सर, ये क्या एंट्री करेगा, इट्स परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। यानी कि अगर ये एंट्री आप देखें तो ये तो है वाई टू सेल्स और ये है परचेज टू एक्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ सर, सबसे पहले तो हुआ ट्रांसफर ऑफ गुड्स। चलिए हमने पहला ट्रांजेक्शन किया कंप्लीट। ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या होगा भाई, बी आर ड्रॉ होगा ना। मिस्टर एक्स जो है वो बिल को ड्रॉ करेंगे और फिर वाई क्या करेंगे, वाई इस बिल को एक्सेप्ट करेंगे। चलिए तो किसकी बुक में क्या एंट्री होती है, देखिए मैं आपको बताता हूं। आपको याद हो तो हमने जब इनिशियल टर्म्स की बात करी थी तो मैंने आपसे कहा था कि बीआरबीपी आएगा आपके आगे जाके, वो आगे जाके बिल्स रिसीवेबल। ध्यान रखें ये बिल्स रिसीवेबल है एक्स के लिए एज एन एसेट्स। कौन सा एसेट्स, करंट एसेट्स। वाई के लिए ये है बिल्स पेबल एज ए लायबिलिटी। सर कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। देखिए तो एक्स क्या करेगा, एक्स बेटा बिल को ड्रॉ करेगा तो ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट।
y इस बिल को सिग्नेचर करके वापस x के पास पहुंचा देगा। तो y क्या एंट्री करेगा बेटा, y एंट्री करेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी। ठीक है बेटा, ये सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन, जबकि बिल को ड्रॉ किया गया और एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, देखिए जब हम यहाँ नंबर 3 एंट्री की बात कर रहे हैं, तो नंबर 3 एंट्री की अगर हम बात करें तो नंबर 3 एंट्री अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए हम सीधा अभी पहले ड्यू डेट की बात करते हैं, है ना। ड्यू डेट, जब भी बिल को पेमेंट करवाया जाएगा उसको बोलते हैं बेटा ड्यू डेट। हम आगे सीखेंगे ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, कौन कौन से कंडीशन में कैसे कैसे इनकी कैलकुलेशन होती है, कितने डेज हम इसमें ऐड करते हैं, नंबर ऑफ डेज का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व होगा, और मंथ का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व होगा। ये सारी चीजें बेटा हमको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। अभी तो हम क्योंकि नॉर्मल चीजें समझ रहे हैं, तो ड्यू डेट पर पेमेंट मिलेगा, है ना। ड्यू डेट पर हम मान के चल रहे हैं कि बिल का क्या हो चुका है, सर बिल का पेमेंट हो चुका है। अगर बिल का पेमेंट हो गया है ड्यू डेट पे, एक्स को पैसा मिलेगा, हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। तो एक्स की बुक में आप क्या एंट्री करेंगे, आप कैश या बैंक कोई सा वर्ड ले सकते हैं बेटा, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये तो एक्स की बुक्स में होगा। सर वाई की बुक में क्या होगा बेटा, वाई की बुक में होगा, वाई ने पेमेंट करा है ना, हाँ सर। तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसने पेमेंट किया है तो इसकी एंट्री होगी आपकी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसने पेमेंट रिसीव करा है तो वो क्या एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये मैंने एक नॉर्मल चीजें अभी आपको बताई हैं, 3 ट्रांजेक्शन। पहले ट्रांसफर ऑफ गुड्स, फिर हमने बात करी बिल ड्रॉ ऑन एक्सेप्ट, फिर हम बात कर रहे हैं ड्यू डेट की। ठीक है, ये हमने नॉर्मल चीजें अभी इसमें करी। चलिए अब इसमें मैं आगे आपको सिखाता हूं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें सीखनी चाहिए वो ये कि बिल का ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर आपके पास बिल का ड्यू डेट ही पता नहीं तो काम करोगे कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा इसमें कि बिल का ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए बच्चों, जब आप बिल का ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं कि बिल की जो ड्रॉ की डेट है ना, बिल ड्रॉन किया गया से 15th ऑफ चलिए राउंड ऑफ में ले लेते हैं, से 10th ऑफ अप्रैल को बिल ड्रॉन किया गया। ठीक है बेटा, अगर मैं बोलूं कि वाई ने कमिटमेंट किया है कि वो पेमेंट करेगा, कब करेगा, 90 डेज के बाद। अगर मैं बोलूं कि वाइट ने कमिटमेंट किया है कि वो बिल का पेमेंट करेगा, सर क्या दोनों सेम है क्या, नहीं सर, एक जगह आपने डेज वर्ड यूज कर लिया, एक जगह आपने मंथ यूज कर लिया। बिल्कुल बेटा इस चीज का फर्क पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा कि बिल में जो टाइम पीरियड है वो डेज में है या फिर वो मंथ में है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। कैसे ड्यू डेट निकालते हैं देखिए, पहले मैं केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों सॉल्व कराऊंगा। पहले मैं केस नंबर 1 लेता हूं, 90 डेज। देखिए बेटा आपको रिवर्स माइनस करते जाना है। सर रिवर्स कैसे माइनस करते हैं, देखो आपने बिल कब ड्रॉ करा, सर हमने बिल ड्रॉ करा है 10th ऑफ अप्रैल को। अप्रैल में कितने दिन होते हैं सर, 30 में से 10 उड़ा दो, 30 में से 10 उड़ा दी तो अप्रैल के कितने दिन बचे, सर यहां बचे हैं 20 डेज ऑफ अप्रैल। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, कितने दिन बचे सर, 70 डेज। देखिए अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है, सर अप्रैल के बाद तो मई आता है। मई में कितने दिन होते हैं, सर मई में होते हैं 31 डेज। ये लीजिए 31 डेज फॉर मई। अब कितना बचा, सर अब बचा है 39। मई के बाद क्या आता है, जून। जून में कितने दिन सर, 30। तो चलो लेस करो, 30 डेज ऑफ जून, कितना बचा सर, 9 डेज बचे। जून के बाद कौन सा महीना आता है सर, जून के बाद आता है जुलाई, यानी कि 9 के आगे आपको क्या लिखना है, जुलाई। तो 9th ऑफ जुलाई पे देखिए आपने 10th ऑफ अप्रैल से काउंट करें कितने डेज, 90 डेज काउंट करें तो कहां पहुंचे,
आप पहुंचे हैं 9th ऑफ जुलाई पे। सर क्या ये 9th ऑफ जुलाई ड्यू डेट है? द आंसर इज नो। देखो इंडियन कल्चर है, पता है आपको, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हमें कहीं जाना होता है तो मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ भाई तैयार हो गई? हाँ बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। 5 मिनट करते करते हुए घंटा बैठा देती मेरे को, है ना। है इंडिया में ट्रेडिशन। आगे सरकार ने कहा हाँ सर बिल्कुल। या जैसे किसी को आपको पेमेंट देना है, अरे कल पक्का, बस आप चलो मैं पेमेंट लेके आ ही रहा हूँ, है ना। वो 2 दिन तक लापता हो जाता है। ट्रेडिशन है, और ये ट्रेडिशन इंडिया में नहीं बढ़ा, ये ट्रेडिशन वर्ल्ड में हर जगह है। इस ट्रेडिशन का इन बिल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, इसीलिए हमेशा जब भी आप बिल का ड्यू डेट निकालेंगे तो उसको 3 दिन और दे देना बेचारे को, कि चल कोई बात नहीं, तेरे ऊपर दया करी, तेरे को 3 दिन और दिए। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग ग्रेस पीरियड। क्या बोलते हैं? ग्रेस पीरियड बोलते हैं इसको। तो 9th ऑफ जुलाई में अगर आपने 3 डेज ऐड कर दिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 12th ऑफ जुलाई। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमने ड्यू डेट निकाली। अगर केस किसका है? डेज का। ये तो हमने डेज वाला केस सीखा। अब हम एक मंथ वाला केस सीखते हैं। देखिए आपने बिल कब ड्रॉ किया था? सर 10th ऑफ अप्रैल को। टाइम पीरियड सेकंड केस में कितना है? 3 मंथ है ना? जी सर बिल्कुल है। यहां से ऐसे जोड़ना है, समझ लेना। 10th ऑफ अप्रैल से 10th ऑफ मई। 9th ऑफ मई नहीं करना है, 10th ऑफ मई करना है ना, क्योंकि हम 10th ऑफ अप्रैल को नहीं लेते, हम एक्चुअल में 11th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, है ना। पर आप कैसे अपना टेक्निक रखेंगे? 10th ऑफ अप्रैल से 1 मंथ, 10th ऑफ मई हम लेते हैं, 10th मई, 10th जून, 10th ऑफ जुलाई। सर यहां जोड़ा तो ये तो 10th ऑफ जुलाई हो रहा है, तो बेटा 3 दिन तो यहां पे भी जोड़ने, है ना। हाँ सर, ये 3 दिन आपके ग्रेस पीरियड के। यानी कि बिल की ड्यू डेट कितनी आएगी? ओ सर बिल की ड्यू डेट आएगी हमारे पास 13 ऑफ जुलाई। जी हाँ 13 जुलाई। तो 13th ऑफ जुलाई जो रहेगी दैट विल बी आवर ड्यू डेट ऑफ द बिल। 13 तारीख को मिस्टर वाई या तो मिस्टर एक्स को पेमेंट देंगे या उनके ऑर्डर के हिसाब से किसी और को पे ऑफ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, और जिसमें हम लोग सॉल्व कराएंगे आपको आपके न्यूमेरिक क्वेश्चंस, है ना। और आगे मैं आपको बताऊंगा अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान से ये चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और वीडियोस को बिल्कुल कंटिन्यू आप देखते रहिए, इनको मिस ना करें, वरना फाइनल एग्जाम में आपको फिर बहुत दिक्कत आ सकती है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल। बाय बाय।